नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आपके परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है। क्लास 8 को ध्यान में रखते हुए जो बिहार में विज्ञान पुस्तक चल रही है और एनसीईआरटी में है चैप्टर सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, जबकि बिहार के बुक में है सूक्ष्म जीवों का संसार, उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, ध्यान दीजिएगा। पहला लाइन है, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस से विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। दूसरा है, टाइफाइड और खसरा मिजिल्स जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तीसरा, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। तो आपको पता है कि चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस से ये विषाणु वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है, तो यह पहला बात सत्य है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। टाइफाइड जान लें जीवाणु से होने वाला बीमारी है, जबकि खसरा मिजिल्स विषाणु से होने वाला बीमारी है। जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि खसरा विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, जबकि यहाँ पे टाइफाइड और खसरा दोनों जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तीसरा लाइन है, अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। तीसरा कथन सही है, अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। तो यानी पहला कथन और तीसरा कथन सही है। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ 1 और 3 कथन सही है, 1 और 3 सही है। देखिए ए में दिया है केवल 1 नहीं, क्योंकि 3 भी सही है। बी में दिया केवल 2 तो ऑप्शन गलत ही है। सी ऑप्शन से होगा 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आपको देखिए क्या ध्यान रखना है, ये हम आपको बता रहे हैं। पहला बात ध्यान रखेंगे, इसमें जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं। जानवरों में गाय के खुर एवं मुंह के रोग भी विषाणु द्वारा होते हैं। ध्यान रखेंगे, जानवरों में गाय के खुर एवं मुंह के रोग भी विषाणु द्वारा होते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं आपको हर हाल में जानना जरूरी है, यह आपको काफ़ी मदद करेगा। खसरा, जिसको इंग्लिश में मिजल्स कहते हैं, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। पोलियो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस से विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। एक बात और ध्यान रखें, कुत्ता काट लेता है तो रेबीज बीमारी हो जाती है, ये भी विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, रेबीज कारण हाइड्रोफोबिया होता है, जल से डर लगता है, पानी से डर लगता है रेबीज के पेशेंट को। ठीक, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पूरा देख लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एक चैप्टर खत्म हो जाएगा 10 से 15-20 मिनट में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं। टीबी कहते हैं, टीबी किससे होता है? जीवाणु से होने वाला बीमारी है। हैजा जीवाणु से होने वाला बीमारी है। टाइफाइड जीवाणु से होने वाला बीमारी है। मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से। अतिसार किससे होगा? प्रोटोजोआ से। मलेरिया मच्छर काटने से होता है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर काटने से। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं अब ये इसको बनाने की कोशिश करें, उसका आंसर देखें। ऑप्शन है यहाँ पे कि शैवाल यहाँ पर मिला हुआ है, निम्नलिखित पर खरा विचार करने के लिए शैवाल, अस्पाइरोगायरा, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनास, तीसरा कवक, राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। इसमें देखिए अस्पाइरोगायरा शैवाल का रूप है, ये बात सही है। क्लेमाइडोमोनास प्रोटोजोआ का रूप है, ये बात गलत है। और राइजोपस ब्रेड मोल्ड ये कवक का रूप है, ये बात सही है। तो यहाँ पे भी 1 और 3 कथन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें। अस्पाइरोगायरा क्लेमाइडोमोनास शैवाल का उदाहरण है। अस्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास शैवाल का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। प्रोटोजोआ के समान उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम है। प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या? अमीबा और पैरामीशियम। राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, पेनिसिलियम और एस्परिजिलस कवक, ये सभी कवक के उदाहरण हैं। तो आपने क्या जाना?
स्पाइरोगोरा और क्लेमाइडोमोनास शैवाल के उदाहरण है। अमीबा पैरामीशियम प्रोटोजोआ के उदाहरण है। राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, पेनिसिलियम और एस्पीजिलस कवक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। दूध से दही बनने के लिए निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? तो जीवाणु का होता है, जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जीवाणु की आवश्यकता होती है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। यानी दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का योगदान है। ठीक। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर इसको ब्रैकेट में ईस्ट लिखा हुआ निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? हमने बताया भी है क्लास में। खाद्य पदार्थ में अगर आप ईस्ट मिला दीजिएगा, यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। अगर खाद्य पदार्थ में ईस्ट को मिला दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कौन गैस उत्पन्न होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। तो क्या लॉजिक है? खाद्य पदार्थ में ईस्ट मिला दिए, ईस्ट मिलाए तो अनुकूलन के कारण ईस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ गई। श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद खमीर ईस्ट तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं। ईस्ट से क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। यही काम बेकिंग उद्योग में खमीर के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है मिलाने वाला, और 4 क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पर है, यहाँ पर आविष्कार है, आविष्कारकर्ता का नाम है। अब है किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की थी। ध्यान रखिएगा, किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने क्या था। तो इस हिसाब से क्या हो गया? ए का 3 हो गया। ए का क्या हो गया? ए का 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ए और बी में ही 3 ऑप्शन है। ठीक, तो 2 ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गया। उसके बाद पेनिसिलिन का खोज क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ अब ए का 3 हो गया, तो बी का 4 हो गया। चेचक का टीका का खोज किया था आपको एडवर्ड जेनर ने, तो सी का क्या हो गया? 2 हो गया। तो बेसिलस एंथ्रोसिस का खोज कौन किया? रॉबर्ट कोच। तो डी का हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। ठीक, एक बार फिर से इसको आपको रिवीजन करवा देते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज सन 1857 में की थी। कोई दिक्कत? पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, यह भी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये कवक से बनाया गया, इन 3 बात को ध्यान रखना है। अगला है, चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक, और आप उसके बाद रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एंथ्रेसिस एक एंथ्रेक्स रोग है, उसका कारण कौन है? जीवाणु या विषाणु? तो जीवाणु है। एंथ्रेक्स रोग का कारण कौन है? जीवाणु। जबकि जानवर के मुंह खुर में अगर बीमारी हो गया, खुरपका, तो वह रोग विषाणु के कारण होता है। हमने आपको ऊपर बताया। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक खतरनाक रोग है। कोई दिक्कत? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु का कारण होता है या मनुष्य एवं मवेशी दोनों में होता है। 6ठा नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
हैजा, मलेरिया, डेंगू। इधर ऑप्शन दिया, इधर में रोग वाहक का नाम दिया, घरेलू मक्खी, मादा एडिज मच्छर, मादा एनफ्लूएंजा। तो कह रहा कौन सा इसमें सम्मिलित है। तो पहला है हैजा घरेलू मक्खी, हैजा का रोग वाहक घरेलू मक्खी है, ये बात सत्य है। हैजा जीवाणु से होने वाली बीमारी है जिसका रोग वाहक घरेलू मक्खी है, बात यानी एक कथन सत्य है। दूसरा है मलेरिया, मलेरिया आपको मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, जबकि यहाँ पे मादा एडिज मच्छर दिया इसलिए ऑप्शन खत्म है। तीसरा है डेंगू, डेंगू मादा एडिज मच्छर काटने से होता है, विषाणु से होने वाला रोग है, इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म। तो सिर्फ एक सही होगा, केवल एक। घरेलू मक्खी हैजा रोग के वाहक का कार्य करती है, ये बात सही है। और हैजा रोग जीवाणु से होने वाला बीमारी है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के वाहक का उदाहरण है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हो गया, जिसका वाहक कौन है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, यानी हमारे शरीर तक प्लाज्मोडियम को पहुंचाने का काम करता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। आपसे पूछेगा मलेरिया किससे होने वाला बीमारी है, प्रोटोजोआ, उसका वाहक क्या, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। मलेरिया जिस प्रोटोजोआ कारण होता है उसका नाम क्या, प्लाज्मोडियम। ठीक, अगला मादा एडिज मच्छर डेंगू के विषाणु का वाहक है, डेंगू विषाणु से होने वाला रोग है जिसका वाहक एडिज मच्छर है। अगला फिर सुमेलन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि पादप रोग और उसका रोग कारक सूक्ष्मजीव, नींबू कैंकर जीवाणु कारण होता है, बात सही है। गेहूं की रस्ट कवक कारण होता है, बात सही है। भिंडी की पीत विषाणु कारण होता है, बात सही है। तीनों कथन सही है, इसलिए 1, 2 और 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नींबू कैंकर जीवाणु वायु जीवाणु कारण, गेहूं की रस्ट कवक कारण, भिंडी की पित्त विषाणु के कारण। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न पूछेंगे, ये आपको ये प्रश्न का लेवल थोड़ा अप है, लेकिन प्रश्न जो है आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ से 2 प्रश्न बन जाएंगे। पहला पूछा परिरक्षक का मतलब समझ लें, जो आप खाद से अचार बनाए, सब्जी बनाए, कुछ भी बनाए, तो उसको ज़्यादा समय तक कैसे चलाना है, तो उसमें कुछ केमिकल डालते हैं, तो उसी को परिरक्षक कहते हैं, जो किसी भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो आपको भोजन यानी खाद का एक परिरक्षक का उदाहरण हो गया सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट, यानी सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट परिरक्षक है। ठीक, ये बात सही है। दूसरा, नमक, चीनी और खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परीक्षण में किया जाता है। नमक का, चीनी का और तेल का और सिरके का प्रयोग खाद्य परीक्षण में किया जाता है, बात सही है। नमक की सहायता से, चीनी की सहायता से, तेल की सहायता से और सिरके की सहायता से किसी भोजन को लंबे समय तक सही से रख सकते हैं, तो यही परिरक्षक है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है, पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले उपयोग, पौष्टिकृत जो पैकेट वाला दूध आता है पौष्टिकृत रहता है, उसको बिना उबाले हुए उपयोग कर सकते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पौष्टिकृत दूध में ही क्या होता है, जीवाणु सारे मार दिए जाते हैं जब निर्माण किया जाता है। दूसरा है, दूध को पौष्टिकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। अगर पौष्टिकृत दूध अगर आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो उसको बिना गर्म किए हुए भी आप यूज कर सकते हैं। पौष्टिकृत करने का तरीका क्या, कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, फिर 15 कितना देर के लिए, 15 से
30 सेकेंड के लिए, क्योंकि आप अगर 15 से 30 मिनट कर दीजिएगा तो दूध तो एकदम खौल उल के आपका तो बहुत कम बचेगा, दूध आधा से अधिक खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से मात्र 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण करते हैं। यानी दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किए, फिर एकाएक फ्रिज में डाल के उसको तुरंत ठंडा करके फिर पैक कर लिए। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक, ये पौष्टिकृत प्रक्रिया खोज किसने किया? लुई पास्चर ने पौष्टिकरण की खोज की। और इसमें आप यह भी जान लें किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला कथन है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, इसका अवशोषण पौधे करते हैं। ये बात सही है। पौधे सीधे रूप से वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? जो पौधे के जड़ में जीवाणु और नील हरे शैवाल होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस प्राप्त करते हैं, उसका स्थिरीकरण करके यौगिक का निर्माण करते हैं, उस यौगिक को पौधे ग्रहण करते हैं। तो पहला बात सही है। अब देखिए, पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। ये बात भी सही है। जो पौधे पे डिपेंड रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी सीधे नाइट्रोजन ग्रहण वायुमंडल से नहीं करते हैं। कहाँ से करते हैं? पौधे से प्राप्त। जो पौधा नाइट्रोजन यौगिक का निर्माण किया उसको पौधे से प्राप्त कर लेते हैं खाने के भोजन के रूप में। तीसरा ऑप्शन है, पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। अगर पौधा एवं जंतु मर गया तो उसको भी जीवाणु क्या करेगा? कवक, जीवाणु, कवक, ये सब उसको नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर लेता है, जिससे पौधा पुनः यौगिक दूसरा नया पौधा उसको पुनः उपयोग कर लेगा। इसलिए सी ऑप्शन भी सही है। तो 3 सही है, तो डी ऑटोमेटिक गलत है। देखते हैं कहाँ गलती है। कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। ये बात देखिए, कुछ जीवाणु, ये जीवाणु का ही काम है, ये जीवाणु का ही काम है कि कुछ नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस परिवर्तित करेगा, ना कि विशिष्ट पौधा या जंतु। तो इसलिए स्टेटमेंट डी गलत है। जीवाणु का काम क्या है कि कुछ नाइट्रोजन यौगिक को तोड़ के नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।